नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज तीसरा दिन है। इस दौरे के दौरान सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की पहल होगी, जो लोगों को आपस में जोड़े हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। इस दौरान उनके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी होंगे मौजूद। दोनों नेता यूनेस्को विश्व धरोहर प्रम्बानन मंदिर जीर्णोद्धार परियोजना का संयुक्त उद्घाटन करेंगे। प्रम्बानन मंदिर परिसर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। 9वीं सदी में बने इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा हासिल है। प्रम्बानन का मुख्य परिसर हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। मंदिर की दीवारों पर रामायण के प्रसंगों को दर्शाती हुई सुंदर और बारीक नक्काशी देखने को मिलती है, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को दिखाती है। सदियों के भूकंप, प्राकृतिक क्षरण और समय के प्रभाव ने इन धरोहरों पर अपना असर छोड़ा है। भारत इंडोनेशिया इसके संरक्षण के लिए एक संयुक्त पहल लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने भारत इंडोनेशिया की प्राचीन और मजबूत साझेदारी का जिक्र किया। समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो भी रहे मौजूद। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में अपना डीएनए भारतीय बताया। पीएम मोदी ने उनके इस वक्तव्य को सराहते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया दोस्ती का डीएनए साझा विरासत और विश्वास से बना है। इससे पहले पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया और दोनों देशों की मजबूत दोस्ती के बारे में बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सद्भाव और विश्वास है, उसे हम अपने नागरिकों के लिए नए अवसरों में बदलना है। और पीएम ने लोकतंत्र को दोनों देशों का साझा मूल्य बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत में स्वतंत्र नौवहन का समर्थक है। पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत इंडोनेशिया को एकजुट बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया का दौरा पूरा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान भारत अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर जोर देगा। ऑस्ट्रेलिया में महासागर और हिंद प्रशांत विजन एक अहम मुद्दा रहेगा। यह दौरा भू राजनीतिक तौर पर भी अहम होगा। मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष प्रधानमंत्री एल्बनीजी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों पक्षों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, मोबिलिटी, उभरते प्रौद्योगिकी, खेल और जनसंपर्क पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल सैम मॉस्टीन एसी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लेंगे, जहां वे दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय प्रवासी समुदाय की एक विशाल सभा में भी वे शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने विदेश यात्रा के अगले चरण में कुवैत पहुंचे। कुवैत के उप विदेश मंत्री हमद सुलेमान मुशान अल मशान ने किया उनका स्वागत। विदेश मंत्री अपने समकक्ष से करेंगे मुलाकात। इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करना है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के पहले ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होना चाहिए। कीर्तिवर्धन सिंह ने उच्च स्तरीय सत्र में कहा कि ग्लोबल साउथ की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण आवश्यक है और कहा कि भारत सुरक्षित, संरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी एआई के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। भारत केरलम के कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है।
2 दिवसीय बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सहयोग को मजबूत करने, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से बैठक में शामिल होंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 4 स्तंभों पर आधारित है: अनुकूलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। ब्रिक्स महिला नेतृत्व वाले विकास को इन सभी आयामों में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इससे पहले कोची में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि साझेदारी को मजबूत करने, विचारों का आदान प्रदान करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आए। असम के गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का समापन गुवाहाटी घोषणा पत्र को अपनाने के साथ हुआ। सभी सदस्य देशों ने नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के खिलाफ सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि नशे की मांग को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को नशे के खतरे से बचाने, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और जन केंद्रित साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया। नर्मदा नदी से जुड़ी सरदार सरोवर परियोजना के लागत साझाकरण और लंबित भुगतान को लेकर 4 राज्यों के बीच दशकों से चले आ रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा अवार्ड के तहत लंबित भुगतान के अंतिम निपटारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अमित शाह ने कहा कि पानी किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश की अमूल्य संपदा है। चाहे पानी का उपयोग देश के किसी भी हिस्से में हो, उससे लाभ आखिरकार एक भारतीय को ही मिलता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को अब 10 टीएमसी पानी मिलेगा, क्योंकि गुजरात नर्मदा तापी डायवर्जन के जरिए 5 टीएमसी और उकाई परियोजना से 5 टीएमसी पानी देने पर सहमत हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का करेंगे शुभारंभ। इसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों के पात्र शिक्षकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट भी जाएंगे और चित्रकूट इंटर कॉलेज में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। राम मंदिर चढ़ावा घोटाला मामले में आज अयोध्या की पुलिस उन 3 आरोपियों से पूछताछ करेगी जिनकी निशानदेही से अहम सुराग मिल सकते हैं और दान की रकम के कथित गबन, धन के इस्तेमाल और पूरे नेटवर्क से जुड़े अहम तथ्यों का खुलासा हो सकता है। कल तीनों आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को एंटी करप्शन कोर्ट ने 1 दिन की कस्टडी रिमांड दी। पुलिस ने कोर्ट से मांग की थी कि इन तीनों आरोपियों की रिमांड 1 हफ्ते के लिए मिले, ताकि इनसे पूछताछ के बाद चढ़ावा चोरी से जुड़े सबूत जुटाए जा सके। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान प्रकरण को लेकर उठे विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने राम भक्तों के नाम एक खुला पत्र जारी किया है। इस पत्र में चंपत राय ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और भरोसा दिलाया कि इंटरिम रिपोर्ट आने के बाद वह अपने ऊपर लगाए गए हर आरोप का क्रमवार जवाब देंगे और पूरे प्रकरण का सच सभी के सामने आ जाएगा। चंपत राय ने पत्र में राम भक्तों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सत्य अंततः सबके सामने आएगा और अंतिम जांच के बाद सभी सवालों का उत्तर दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर चलाए गए झूठे राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया पर कहा कि विपक्षी दलों ने दान की गई बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी का झूठा और सुनियोजित राजनीतिक दुष्प्रचार किया है, जबकि सभी वस्तुएं सुरक्षित है और ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जा चुकी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में आज झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं कुछ इलाकों में बारिश ने लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर कर दिया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ इलाकों समेत पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश देखी गई। मुंबई मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए महाराष्ट्र के मौसम का अनुमान जारी किया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए पालघर, नासिक घाट, रायगढ़, रत्नागिरी, अकोला, अमरावती और वर्धा में येलो अलर्ट और पुणे घाट, सतारा घाट इलाकों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
मुंबई में भारी बारिश के बीच आज भी स्कूल कॉलेज बंद, लोकल ट्रेनें देरी से चल रही। वहीं संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर। उत्तराखंड में कई स्थानों पर भारी बारिश हो रही। कई मार्गों पर मलबा आने से 32 सड़कें बंद हो गई हैं। कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिला प्रशासन ने आज भारी बारिश की आशंका को देखते हुए 12वीं कक्षा तक के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखेंगे। केरलम के वायनाड में भूस्खलन की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 से ज्यादा लोग लापता हैं। बचाव अभियान जारी है। वायनाड में एनडीआरएफ, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और दूसरी सरकारी एजेंसियों की टीमें इस खोज और बचाव अभियान में शामिल है। गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। बारिश से सूरत जिला सबसे अधिक प्रभावित है। सूरत जिले की कामरेज तहसील में कल शाम तक महज 10 घंटों के भीतर 305 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों से 2100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नगर निगम आयुक्त ने नागरिकों को बहुत जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद में रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए आलोचकों को चुनौती दी है कि यदि इससे किसी वाहन को नुकसान हुआ है तो ऐसी एक कार का नाम बताएं। नितिन गडकरी ने E20 के खिलाफ चल रहे दावों को पेड कैंपेन बताया और कहा है कि एथेनॉल मिश्रण से किसानों की आय बढ़ी है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केरल सरकार के साथ वर्चुअल बैठक में राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान, मुफ्त दवा और जांच सेवाओं, मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। केंद्र ने राज्य को आगे भी हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें कपास उत्पादकता मिशन की प्रगति और कार्य योजना से अवगत कराया। उपराष्ट्रपति भवन में हुई बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी हुए शामिल। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तैयार मिशन की व्यापक कार्य योजना की सराहना की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20,000 ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी के रूप में प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य खेती से आय बढ़ाना, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और कृषि क्षेत्र में निजी निवेश और भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिल चुका है और उद्घाटन की तिथि तय करने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने DDC चेयरमैन एपेक्स कमेटी की बैठक में राजधानी के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की।
सीएम रेखा गुप्ता ने मिशन कायाकल्प के तहत जर्जर सरकारी स्कूलों के पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के तहत 4 लाख से ज्यादा गारंटियां हुई जारी, जिनकी कुल गारंटीकृत राशि 1.55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार योजना का सबसे ज्यादा लाभ एमएसएमई क्षेत्र को मिला, जिसमें 98% गारंटियां और कुल राशि का 82% आवंटित किया गया। केंद्र सरकार 14 जुलाई से जारी करेगी देश का पहला इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन परीक्षण आधार पर। इससे सेवा क्षेत्र की मासिक गतिविधियों का सटीक आकलन होगा संभव। सरकार का कहना है कि इससे नीति निर्माण और निवेश संबंधी फैसलों को बेहतर आधार मिलेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण संकेतक बनेगा। केंद्र सरकार ने देश भर में पीएम सेतु योजना लागू करने और आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए 1237.58 करोड़ रुपए की निवेश योजनाओं को मंजूरी दी। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टरों को उद्योगों की साझेदारी से आधुनिक बनाया जाएगा, ताकि युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा मिल सके। एपेडा की मदद से झारखंड के आदिवासी महिला किसान समूहों द्वारा उत्पादित 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम दुबई निर्यात किए गए। निर्यात के जरिए किसानों को स्थानीय बाजार से करीब 180% अधिक कीमत मिली और महिला किसान उत्पादक कंपनियों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिली। फाडा के अनुसार जून में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री 63% बढ़कर रिकॉर्ड 3,06,220 इकाई पर पहुंची। वहीं कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी पहली बार 12% से अधिक हुई। इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान दोपहिया ईवी सेगमेंट का रहा, जिसकी बिक्री करीब 75% बढ़ी। मारुति सुजुकी को आयातित वस्तुओं पर शुल्क भुगतान मामले में महाराष्ट्र के सीमा शुल्क प्राधिकरण से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग का नोटिस मिला। अमेरिका सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों पर कथित ईरानी हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ कई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दी जानकारी। ईरान ने ईरानी तेल पर लगी पाबंदियों में दी गई राहत वापस लेने के अमेरिकी फैसले की निंदा की। तेहरान ने इसे इस्लामाबाद समझौते का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इसके नतीजों के लिए वॉशिंगटन जिम्मेदार होगा। अमेरिका ने 7 जुलाई को ईरानी तेल पर फिर से पाबंदियां लागू कर दी और पहले दी गई अस्थायी छूट भी रद्द कर दी है। ईरान ने कहा है कि वह अपने हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। संयुक्त राष्ट्र के राहत प्रमुख टॉम फ्लेचर भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के 4 दिन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वे पीड़ितों, राहत कर्मियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। यूएन के मुताबिक फिलहाल ध्यान तत्काल मानवीय जरूरतों पर है। साथ ही राहत योजना के लिए फंड की जरूरत $115 मिलियन से बढ़कर $300 मिलियन की हो गई है। वेनेजुएला के ला गुएरा में आए विनाशकारी भूकंप के करीब 2 हफ्ते बाद भी राहत और बचाव अभियान जारी। अधिकारियों ने मृतकों की संख्या बढ़कर 3,535 होने की पुष्टि की। राहत कर्मियों का कहना है कि अभी भी कुछ लोगों की जीवित मिलने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही शव भी निकाले जा रहे हैं। भूकंपों के बाद करीब 18,000 लोग बेघर हो गए हैं। तुर्की के इस्तांबुल में नेटो शिखर सम्मेलन के पहले दिन सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तकसीम स्क्वायर से बेसिकटास तक मार्च करते हुए नेटो और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। इसी बीच अंकारा में नेटो नेताओं ने अरबों डॉलर के हथियार सौदे की घोषणा की और यूरोप की सुरक्षा की एकजुटता दिखाने की कोशिश की। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने अल्मायो जाम्बाडा की गिरफ्तारी में एफबीआई की भूमिका पर सवाल उठाए। राष्ट्रपति शिनबाम ने कहा कि अगर मेक्सिको की जानकारी के बिना एफबीआई की भागीदारी साबित होती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और मेक्सिको के संविधान का उल्लंघन होगा। युगांडा ने इबोला के प्रकोप से जूझ रहे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मेडिकल एक्सपर्ट्स तैनात करने और नए इलाज केंद्र बनाने का ऐलान किया। कॉन्गो में बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के इबोला से अब तक 1,624 लोग संक्रमित और 521 लोगों की मौत हो चुकी है।
युगांडा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इलाज केंद्र और निगरानी व्यवस्था मजबूत होने के बाद ही सीमा खोलने पर फैसला लिया जाएगा। क्यूबा में नेशनल ग्रिड फेल होने के बाद बिजली बहाल करने की कोशिश जारी है, लेकिन लाखों लोग अब भी बिना बिजली के हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा के राजदूत ने अमेरिका पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हवाना पर दबाव बनाने की उसकी कोशिशें युद्ध की कार्रवाई के बराबर हैं। क्यूबा ने आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रतिबंधों और ईंधन आपूर्ति पर रोक ने ऊर्जा संकट को और गहरा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल डूरन कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें फ्लैग ऑफ किया। इस बार डूरन कप के 135वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस संस्करण में कुल 24 टीमें हिस्सा लेंगी। 29 दिन तक चलने वाले प्रतियोगिता में कुल 43 मैच खेले जाएंगे। डूरन कप का आयोजन 5 शहरों के 6 स्टेडियम में होगा। पहला मुकाबला 25 जुलाई को ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच कोलकाता में खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराकर फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अर्जेंटीना के लिए मेसी और फर्नांडिस ने 13 मिनट में 3 गोल कर टीम को जीत दिलाई। लायनल मेसी ने इस टूर्नामेंट में 8वां गोल किया। वे सबसे ज्यादा गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। फीफा विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर 1954 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड ने तीसरे टी20 मैच में भारत को 125 रन से हरा दिया। ये टी20 में भारत की सबसे बड़ी हार है। भारतीय टीम 76 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस फॉर्मेट में भारत का ये दूसरा लोएस्ट स्कोर है। वैभव सूर्यवंशी लगातार दूसरे मैच में फ्लॉप रहे। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने 13 रन पर आउट किया। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था और अगले दोनों मैच जीतकर इंग्लैंड 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है। विश्व कप में फ्रांस के हाथों पराग्वे की हार के बाद पराग्वे के एक सेनेटर द्वारा किलियन एम्बापे के साथ नस्ली दुर्व्यवहार किए जाने के मामले में फ्रांस के अभियोजकों ने जांच शुरू कर दी है। फ्रांस के अभियोजकों के कार्यालय ने बताया कि ऑनलाइन नस्लीय टिप्पणी से निपटने वाली राष्ट्रीय इकाई को फ्रेंच फुटबॉल महासंघ से शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की गई है। कोको गॉफ ने जेसिका पेगोला को हराकर पहली बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल के सेमीफाइनल में जगह बनाई। कोको गॉफ ने मंगलवार को एक सेट हारने के बाद वापसी करते हुए जेसिका पेगोला को 4-6, 6-3, 6-3 से मात देकर अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।